सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली में डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ आज वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर साहब हैं। उनसे बात करेंगे। ख़ास तौर पे दो अहम इशू है जो हम लेकर आएंगे। गंदम का आपको पता है इशू है, और एक चीनी का जो आने वाला है इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बड़ी आगाही की ज़रूरत है। राना तनवीर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। राना तनवीर साहब, सबसे पहले तो मैं आता हूँ सर, मुझे कन्फ्यूजन है, तो ज़रा मैं आपकी तरफ से आगाही, आप डिपार्टमेंट है फूड ये जो गंदम की इंक्वायरी हुई है सर, वज़ीर आज़म ने जिसका हुक्म जारी किया था, ये गंदम की इंक्वायरी ये निगरां हुकूमत में जो 2023 में जो ऑर्डर्स दिए गए थे और जिसमें तकरीबन 300 अरब रुपए की का जो है वो घपला सामने आया है, उसके ऊपर हुई है ये इंक्वायरी, या इलेक्शन के बाद जो आपकी हुकूमत है इसके दौरान जो गंदम की ख़रीदारी हुई उसके ऊपर इंक्वायरी हुई है सर? डॉक्टर साहब, मेहरबानी पे ये इंक्वायरी फरवरी ऑनवर्ड हुई है जो आप बात कर रहे हैं, इसलिए कि उसके बाद जो फिगर्स थे वो उसके मुताबिक नहीं थे जिसकी परमिशन दी गई, या परमिशन जो प्रॉपर जिस का तरीका होता है जो असेसमेंट हुई उसका तो आप कह सकते हैं कि जी डाटा जो हमारे पास होता है वो इतना क्रेडिबल नहीं होता। ये दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि किसी भी जगह पे डाटा जो भी होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास सिस्टम, अब प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर फोकस्ड हैं कि डाटा हमारा ठीक होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो प्लानिंग, डिसीजन, पॉलिसीज़ वो मेरा हाल है, आप अगर ये कहें कि वो बहुत ही उसके मुताबिक हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, तो शायद उस तरह फिर नहीं होती, क्योंकि डाटा का जो फिगर होता है वो बाद में पता चलता है कि वो जो प्रोजेक्शन थी या जो बात की गई वो उस तरह नहीं थी। तो फरवरी के बाद का तो ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी जो उसका टाइम ख़त्म हो चुका था तो फिर उसको एक्सटेंड किया गया, उसकी इजाज़त दी गई, और वो वीट बोर्ड होता है जिसको मिनिस्टर फूड चेयर करते हैं, उसमें ये फ़ैसला किया जाता है। तो उसमें ये फ़ैसला किया कि इसको एक्सटेंड किया जाए 31 मार्च तक। 31 मार्च का जो फ़ैसला था वो उस पे इंक्वायरी या उसके सारे मामला पे हुई है, जिसकी रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन कर लिया। तो सर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है सर, या ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक अपने पास रखा हुआ है? क्योंकि मैंने सुना है कि सेक्रेटरी कॉमर्स को मज़ीद इसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए या इसको आपके इसके ऊपर काम करने के लिए दिया गया है कि, और बाकी जो 4 फूड के अहदेदार हैं उनके ऊपर एक्शन मेरा ख्याल है जो आपके डिपार्टमेंट के हैं उनके ख़िलाफ़ शुरू कर दिया गया है। मैं सही हूँ सर? नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह नहीं है। वो रिपोर्ट सबमिट हुई और रिपोर्ट मेरे पास भी है और मैंने पढ़ी भी है। वो बड़ी डिटेल में इंक्वायरी रिपोर्ट है, और जो जिन लोगों ने की है वो आपको पता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट है हमारे कामरान अफसर साहब, वो उस कमेटी के हेड थे। वो बड़े क्रेडिबल अफसर हैं, आप भी जानते होंगे उनको। तो मैं समझता हूँ कि वो जो आप बात कर रहे हैं वो जो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन ले लिया, और फर्दर क्योंकि वो अफसर हैं तो फर्दर उनको जो डिसिप्लिनरी एक प्रोसीडिंग होती है उसके लिए सेक्रेटरी कॉमर्स को कहा गया ताकि वो फर्दर प्रोसीड करें और उनके खिलाफ जो महकमाना जिसको कहते हैं कि इंक्वायरी या कार्रवाई वो की जाए। वो तो लेकिन सर ये डिपार्टमेंट आपके अंडर आता है या सेक्रेटरी कॉमर्स के अंडर आता है? सेक्रेटरी फूड नहीं, वो किसी भी अफसर को कह सकते हैं
इंक्वायरी अफसर मार्क मतलब आपको डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए क्यों नहीं कहा वजीर आजम ने सर, या आपके सेक्रेटरी को क्यों नहीं कहा? क्योंकि डिपार्टमेंट तो आपका है और आपको एक्शन लेना चाहिए, एक बाहर का डिपार्टमेंट जो है वो एक्शन ले रहा है सर, ये सही है? आप एज ए मिनिस्टर इसको एग्री करते हैं सर? जी बिल्कुल सही है, ये ऐसी बात नहीं, किसी भी अफसर को जिसको प्राइम मिनिस्टर मुनासिब समझे वो अपॉइंट करते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद जो उनकी रिकमेंडेशन होती है उसके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक्शन लेती है सर। अच्छा चलिए मैं आ जाता हूँ सर, ये बताएं कि जिसका इस वक्त कौम सुनना चाहती है, कौम 2024 के बाद का नहीं सुनना चाहती थी, कौम तो सुनना चाहती है जो निगरां हुकूमत में बहुत बड़ी करप्शन हुई है, जो गंदम मंगाया गया है। मेरे पास सर डेट वाइज लिस्ट है, इस वक्त मेरे पास है, जिसको मैं पढ़ सकता हूँ कि इसकी अप्रूवल, जाहिर है कि इसकी अप्रूवल भी मैं पूछूंगा कि उन 4 फूड ऑफिसर ने खुद मैनेज करके मंगाया था या इसकी अप्रूवल ईसीसी से ली गई, काबीना से ली गई, वज़ीर आज़म शामिल थे या नहीं, ये भी बताइएगा, जो आपके 2024 के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। और जो निगरां में है वो तो मेरे पास डिटेल है सर कि उसमें तो बाज़ाब्ता काबीना की अप्रूवल है, ईसीसी ने मना किया, इसके ऊपर टेंडर हुआ। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के पूरी डिटेल बता दूंगा। तो क्या वजह है कि निगरां के अंदर जो 300 अरब रुपए का गंदम के घपले हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे किसानों को मुश्किलात का सामना है, उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, उनकी इंक्वायरी नहीं हुई, क्या कहेंगे सर? नहीं, मेरा ख्याल है वो जो समरी जो मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो समरी जनरेट हुई और समरी एक प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए हुई और प्रोसीजर जो था, डाटा आया उसमें यही था कि ये शार्टेज आएगी, ये हमारी असेसमेंट है, ये प्रोजेक्शन है, लिहाजा टाइमली इंपोर्ट कर लिया जाए। तो वो जो अब इंपोर्ट अप्रूवल थी नहीं थी वज़ीर आज़म की, काबीना की, ईसीसी की अप्रूवल थी, सिर्फ ये फूड्स के 4 अहदेदारों ने खुद अपने लेवल पर यह फैसला कर लिया था? नहीं, ये समरी जब जनरेट की उस सारे बेसिस पे जो फैक्ट्स उनके सामने आए मिनिस्ट्री में, वो जो तो उस वक्त जो समरी जनरेट हुई वो ईसीसी में जाती है, ईसीसी ने उसकी अप्रूवल दी उन बेसिस पे जो मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया कि ये हमारे ख्याल में इंपोर्ट होनी चाहिए और इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। और फिर ईसीसी के जो जितने फैसले हैं उनको रेटिफाई कर दिया कैबिनेट, और वो कैबिनेट ने रेटिफाई किए। तो ये मेरा ख्याल है आप जिस तरह देख रहे हैं या कुछ आपको बताया जा रहा है वो शायद मामला थोड़े से यानी आप ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की अप्रूवल तो थी ना सर, काबीना की अप्रूवल थी। सर मैं यहाँ पर ज़रा सा थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका और आपकी फिर राय लूँगा। ये निगरां, क्योंकि आप इस इदारे के सरबराह हैं और अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस इदारे में अगर ये वाकई 300 अरब रुपए का घपला हुआ है और ये सारी की सारी डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पीडीएम की हुकूमत है 10 लाख गंदम मंगवाने की समरी वज़ीर आज़म को भेजी गई। 13 जुलाई 2023 को फूड के वज़ीर ने 10 लाख टन गंदम सरकारी तौर पर मंगवाने का हुक्म दिया। 18 अगस्त 2023 को ईसीसी ने समरी मुस्तरद कर दी। सर सुन रहे हैं ना? 1 सितंबर को निगरां हुकूमत ने समरी निगरां वज़ीर आज़म को भेजी, पीडीएम का सिलसिला ख़त्म हो गया। 4 सितंबर को निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने समरी अप्रूव की। उसके बाद निगरां वज़ीर आज़म के हुक्म पर गंदम, जबकि सरकारी तौर पर रिक्वेस्ट की गई थी, निजी शोबे को शामिल किया गया। 23 अक्टूबर 2023 को गंदम जो ईसीसी ने मौखर कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था, उसको दबाव पर इजाज़त दी गई। सरकारी तौर पर फिर उन्होंने इजाज़त दी कि गंदम मंगाया जाए। 24 नवंबर 2023 को टीसीपी ने 11 लाख टन गंदम का टेंडर दिया। अहम बात यह है कि टीसीपी का यहाँ टेंडर दिया गया, लेकिन इससे पहले 17 दिसंबर 2023 को 12 लाख टन गंदम मुल्क में निजी शोबे के ज़रिए आ चुकी थी। 19 दिसंबर को 2023 को जो वेट बोर्ड का इजलास होता है, वीट बोर्ड का इजलास हुआ, 15 लाख टन गंदम दरामद करने की वहाँ भी इजाज़त दी गई। वीट बोर्ड को बताया गया कि 25 जहाज़ पहले ही गंदम लेकर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ।
300 अरब रुपए इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्व है, और गरीब किसानों का जो लोन लेकर उन्होंने गंदुम पे काम किया था, आज 3,900 के बजाय वो 2500 में 3200 में बेच रहे हैं सर। और आइंदा जो लोन लिया है वो कवर नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों नहीं इंक्वायरी होती है निगरां हुकूमत में, जो मैंने डिटेल बताई है सर, या इसकी नफी कर दें? नहीं, मेरा हाल है, मैं इतनी आप जिस तरह डेट्स बता रहे हैं उसको तो मैं नहीं, मुझे तो इतना नहीं, डेट्स का तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं तो ये बता सकता हूँ कि ये समरी जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त जनरेट हुई, तो डार साहब उस वक्त ईसीसी के हेड थे, चेयर करते थे, तो उन्होंने इसको वापस कर दिया, डेफर की थी। तो केयर टेकर गवर्नमेंट में आके दोबारा इसको टेकअप किया गया। जो प्राइम मिनिस्टर की आप बात करते हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, वो कैबिनेट में जो जाती है वो रेटिफाई होते हैं डिसीजन ईसीसी के, तो कैबिनेट में पुटअप होते हैं, तो पूरी कैबिनेट उस पर फैसला करती है कि ये जो डिसीजन ईसीसी के हैं, ये जो भी वहाँ प्रेजेंटेशन होती है, जो ब्रीफ किया जाता है, जो मुतलका जो सेक्रेटरी होते हैं वो आके अपना केस प्लीड करते हैं, तो वहाँ पे ये समझा गया कि ये इसको रेटिफाई करना चाहिए, ये ठीक है सर। तो उस वक्त की ईसीसी, उस वक्त की ईसीसी ने भी जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं डॉक्यूमेंट्री बात कर रहा हूँ, डेट दे रहा हूँ सर, मैं यहाँ ऊपर से बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त की ईसीसी ने भी अगर दबाव में आकर इजाज़त दे दी तो उन्होंने ये कहा था कि इसको सरकारी तौर पर देखा जाए। निजी शोबे के लिए तो वज़ीर आज़म ने पर्सनल अप्रूवल दी है सर, तो क्या जिम्मेदारी उस वक्त के निगरां वज़ीर आज़म पे नहीं आएगी सर? नहीं, देखिए, जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, अनवारुल हक साहब से डरते बहुत हैं सर लोग, मोहसिन नकवी साहब से डरते बहुत हैं लोग सर, मौजूदा हुकूमत के लोग, पीएमएलएन वाले क्यों डरते हैं सर? नहीं, आप जो कुछ मर्जी कह लें, लेकिन बात यह है कि दबाव में आप ये किस तरह इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि दबाव में ये चीजें हुई हैं, इसलिए कि ईसीसी ने मुस्तरद किया। आपके ईसीसी से नहीं, निगरां ईसीसी ने भी मौखर किया सर। फिर कैसे फाइनली हुई ना जी? तो फिर कैसे इजाजत हुई ना, यही तो पूछना चाह रहा हूं। नहीं, दोबारा समरियां फिर आती हैं, दोबारा उसको प्लीड किया जाता है। मेरी समरी कई दफा वापस आई है। फिर अच्छा सर, ये बताएं, सरकारी लेवल पर रिकमेंड होता है और वजीर आजम उस पर लिखता है कि जी निजी शोबे से को इन्वॉल्व किया जाए, तो चले यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बात सुन लें डॉक्टर साहब, मैं एक दो समरी मेरी अपनी हैं जो सेक्रेटरी साहब के है ईसीसी में, तो वहाँ नहीं हुई, फिर दोबारा भेजी। मैंने कहा मैं इस दफ़ा मैं खुद जाऊँगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे, और मैंने एक्सप्लेन किया और तो हो गई, अप्रूवल हुई। चले सर, लेकिन बात जो आप कर रहे हैं निजी वाले प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन सर अगर आपके जाने के बाद, रिकमेंडेशन के बाद आपने समझा दिया और उसके बाद 300 अरब रुपए की वहाँ पर जो है वो नुकसान हुआ पाकिस्तान को, तो फिर तो आप जिम्मेदार हुए ना, चाहे किसी तरह भी समझाया हो आपने सर। नहीं, ये मुझे तो इस समरी में तो ना लाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन ये बात मैं बताऊं कि ये बात फैक्ट है कि हर मिनिस्टर, हर सेक्रेटरी अपने अपने केस को वहाँ पे एक्सप्लेन करता है, और फिर जो मेजॉरिटी वहाँ पे बैठी होती है उसमें किसी का लेना देना सर सर्कुलेशन में हुआ है, डिस्कशन में भी नहीं हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ सर, सर्कुलेशन में साइन हुआ है, डिस्कशन तो हुई नहीं है काबीना में। सर्कुलेशन में नहीं, वहाँ पे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। सर आपकी हुकूमत के एक बहुत अहम जिम्मेदार ने इमरान खान की हुकूमत में सर्कुलेशन में एक साइन हुआ था, उसको आपके अहम तरीन बड़े लीडर कहते हैं ये जायज़ नहीं है, तरीका बार नहीं है। कहें तो सर मैं और बहुत आगे बात बताऊं। नहीं, रूल्स ऑफ बिजनेस में है, इस पे आप पड़े रहेंगे, ये कानून कहता है, उससे हट के चले सर। आप समझते हैं कि निगरान वजीर आजम जिम्मेदार नहीं है, आपका महकमा है सर, आपका महकमा है, आपका महकमा है। निगरान हुकूमत में अगर करप्शन हुई है तो आपका मसला है कि उसको फाइंड आउट करें सर, डरे नहीं सर, घबराए नहीं, कुछ नहीं कहा जाएगा। मेरी बात सुन लें, जो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि डॉलर की कुछ स्कैरिसिटी थी कि ये किल्लत है और हमारे पास डॉलर कम है, तो उन्होंने कहा अगर हम टीसीपी में मंगवाएंगे तो उससे हमारे अपने रिजर्व जो है उनसे पैसे जाएंगे। जो प्राइवेट लोग हैं अगर वो मंगवाएंगे तो वो अपने अरेंज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज,
तो मैं समझा ये कंसिडरेशन आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर इसको? नहीं, जस्टिफाई नहीं, लेकिन ये कंसिडरेशन हो चलें, सकती है। आप कहते हैं, मैं मान लेता हूँ, आगे चलता हूँ, छोड़ देता हूँ सर इसको। वैसे पाकिस्तान की अवाम की और कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो आपके कायद हैं, उनकी बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट है कि निगरान हुकूमत में जो मज़दूरों यानी जो किसानों के साथ ज़्यादती हुई है और जो वहाँ पे 300 अरब रुपए का मसला है, उसकी मेरिट में इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं। हमारी बात तो आप रद्द कर दें, लेकिन मियाँ साहब की शायद बात आप रद्द ना करें, तो कल ऑफिस में जाके इसकी इंक्वायरी ज़रूर शुरू कर दीजिएगा सर, हमें भी खुशी होगी। नाज़रीन, यहाँ रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा सर, मुल्क में 15 लाख टन चीनी है। हमें सुनने में आ रहा है कि ये चीनी को फिर कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि 15 लाख टन है तो इसमें से कुछ बेच दिया जाए, ज़रा मुबादला वापस लाया जाए। कल अगर फ़र्ज़ कीजिए सर आप इसको बरामद करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर चीनी में कमी हो जाएगी, फिर आप इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा कीमत से करेंगे, तो सर क्या होगा? ये तो आपके दौर में होने वाला है, इसका क्या करने जा रहे हैं सर अब आप? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं है कि 15 लाख है। मेरी बात समझ। अच्छा। यही बात है कि इस वक्त मैं अगर लंबी बात करूंगा तो शायद वो फिगर्स बताऊं कि कितनी प्रोडक्शन है, कितना पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड था। पिछले साल भी जब क्लोज हुआ था सीजन, तो उस वक्त भी सरप्लस थी जो 8 लाख के करीब थी, जो कैरी फॉरवर्ड हुई है 8 लाख टन, तो वो प्लस हो गई। इस दफ़ा खैर फसल अच्छा था, लेकिन जो इस वक्त है वो स्टॉक पड़ा हुआ है 4.5 मिलियन टन। 45 लाख टन शुगर मिलों के पास है, और जो सीज़न रह गया वो 6 महीने का है, या फ्यू डेज या लेस दैन 6 मंथ्स। ये मैं आपको बड़ी शार्ट सी बात बताने लगा हूँ। 15 लाख की जो बात होती है, तो वहाँ पे जो एवरेज कंजम्पशन है पिछले साल की, वो 5 लाख, 5.25 लाख इस तरह की है। लेकिन अगर इसको हम हायर साइड पे भी लेके जाएं, जो किसी एक आध महीने में हुई है 6 लाख, तो फिर भी ये 30 लाख के करीब हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कंजम्पशन रिक्वायर्ड है हमारे 6 महीनों में। फिर तो नया सीज़न शुरू हो जाएगा, तो इट मीन्स 30 लाख निकालें तो 15 लाख उनके मुताबिक ये 45 लाख का जो क्या वो स्टॉक है, वो मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूँ। जो कंजम्पशन है या वो उनकी बात का 15 लाख सरप्लस है, उससे मैं नहीं, मतलब उससे मैं इत्फाक करता। वो हमारे अपने फिगर्स हैं किस तरह के हैं, लेकिन सरप्लस है, उसको हम किस तरह करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी करते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा वाज़िया तौर पे हमें हिदायत है, बड़ी सख्त डायरेक्शन है। मैं आपको बता दूं कि एक्सपोर्ट उस सूरत में करेंगे और उतनी क्वांटिटी करेंगे जैसे प्राइस जो है उस पर कोई इम्पैक्ट ना उसका आए, कोई प्राइस बढ़े ना। रेट को कंट्रोल भी करना है, सरप्लस भी मौजूद है। अब एक्सपोर्ट अगर करेंगे और यहाँ पे शॉर्टेज हो गई और फिर आपने इंपोर्ट किया, तो फिर सर राना तनवीर साहब कौन जिम्मेदार होगा? ये वज़ीर आज़म होंगे या राना तनवीर साहब होंगे? नहीं, वज़ीर आज़म क्यों होगा? फिर मैं जिम्मेदार हूँगा। हद होगी आपकी, आप वज़ीर आज़म तक पहुँच जाते हैं। वज़ीर आज़म ने तो कहा कि मैं हेड कर रहा हूँ एक्सपोर्ट को, लेकिन मसला ये है कि मैंने एक चीज़ अगर मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए, तो उसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, फिर ECC है, फिर कैबिनेट है। ये ऐसे प्रोसीजर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे पास चीज़ें चलती हैं, मैंने 10 मीटिंग की हैं बोर्ड की, शुगर बोर्ड की, एडवाइजरी बोर्ड की, ज़रा रिकॉर्ड देखें। और इतनी हर तरफ से प्रोवेंशियल वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ पे हमने थर्ड पार्टी से भी कराया है, हमने FBR से भी कराया सारा चेक। हमने कोशिश की है कि किसी तरीके से हमें सही फिगर हमें वेरीफाई। तो क्या करने जा रहे हैं सर? चलें, वेरीफाई हो गया, अब करने क्या जा रहे हैं हमें भी पता है। रेट तो उन्होंने मना कर दिया, वज़ीर आज़म ने, किसी सूरत में नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो रेट को आपने मेंटेन करना है। अब बताएं, ये सरप्लस है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे सर आप? नहीं, देखें, अभी हमारी लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें हम समझते हैं कि काउंसिल बोर्ड समझता है कि इसकी
कुछ क्वांटिटी जो है ना सेफ साइड पे करके कर देनी चाहिए। तो ये आप देखेंगे जो जब कितना ये कितना कर देना चाहिए सर, क्योंकि 140 रुपए अभी आपने फैक्ट्री की जो कीमत है वो भी है, दूसरी तरफ जो है वो शुगर मिल्स के जो रवा सीज़न में गन्ने के काश्तकारों को 800 अरब रुपए में से 760 अरब रुपए दिए हैं, अभी भी 40 अरब रुपए अदा करना है, इसका भी है। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की शुगर मिल्स हैं, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिले हैं, और जो आपकी कमेटी बनी है इकनॉमिक की उसमें जहांगीर तरीन साहब जो शुगर कंपनियों यानी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, और बड़े बड़े आपके जो एमएनएज हैं वो शुगर फैक्ट्रियों के मालिक हैं, दोस्त हैं। कैसे करेंगे सर, एक राना तनवीर बेचारे के कंधे पर इतनी बड़ा बोझ, कैसे इसको वो राना तनवीर साहब करेगा सर? डॉक्टर साहब कोई बोझ नहीं है, मैं आपको यकीन करें कोई बोझ नहीं है, लेकिन वो करूँगा जो सही है। और मैं एक बात बताऊँ, एक चीज़ बॉटम लाइन जो है वो जो हमारे क्राइटेरिया है वो बड़ा क्लियर कट है। हमारी इंस्ट्रक्शन है कि एक्स फैक्ट्री जो प्राइस है वो 140 होगी, उससे 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। अगर आप बढ़ाएंगे तो उसी वक्त हम इसको कैंसिल करेंगे और फिर हम बाकी भी जो हमारे मेजर हो सकते हैं हम लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इस वक्त प्राइस है वो 138 के करीब है, तो ये 2 रुपये की जो इंक्रीज 140 तक होगी वही उसका इम्पैक्ट आना चाहिए रिटेल पे, और वो इस वक्त है 145। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाजार से चेक कर जी 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 146 के करीब है। चलो अल-फतेह को छोड़े बाद 160 पे है, एक 160 रुपया पे भी है, लेकिन यही इम्पैक्ट 2 रुपये का मैक्सिमम होगा कि अगर आज 146 45 है रिटेल पे तो 148 हो जाए। इससे नामुमकिन है कि हम इजाज़त दें, बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तो 200 के से भी ऊपर गई है प्राइस, आपको पता है सारा, आप 2-3 साल का रिकॉर्ड निकालें, लेकिन रेस्ट एश्योर कि कोई ऐसी चीज़ होने नहीं जा रही, ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपने 40 अरब की बात की है उसके किसान के अगर ग्रोअर के पैसे नहीं देते, ये जिसका वो कह रहे हैं कि जी हम पैसे नहीं दे पा रहे क्योंकि हमें बड़ा लॉस है, वो छोड़े, बहस में ना पड़े कि लॉस है या नहीं है या क्या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो फिर अगले साल गन्ने का जो सीज़न है वही होगा जो गंदम की तरह हुआ है। उनके साथ दिस कंडीशन अगर ये इजाज़त दी तो फिर विद दिस कंडीशन ये जो पैसा आएगा वो सीधा जाएगा गन्ने वाले को, ताकि उनके पैसे मिले ग्रोअर के 40 अरब रुपया जो देने हैं इन लोगों ने देने हैं। तो खुदा के लिए आप थोड़ी सी जो पॉलिसीज हैं उनको रियलिस्टिक अप्रोच के तहत होनी चाहिए। चलें सर, बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं कि सर ज़राअत को सूदखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और आड़तियों से ने जो यरगमाल बनाया हुआ है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए असल जो इशू है ना, मसला है क्या इधर पाकिस्तान में, मिडल मैन का है, स्टाकिए का है, जो होल्डिंग करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चाहे वो वीट का हो, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो आपकी फर्टिलाइज़र का हो। देखो फर्टिलाइज़र का क्या मसला है, 1-1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ वो वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो ये हम इसको बड़ी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इस पर कमेटी एक दो बना के बहुत ज़्यादा काम करवाया है और कहा कि ये किसी तरीके से इसको ठीक करें। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं इसमें वो उनकी तावन, उनकी शमूलियत बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर हम लेट्स से कि हम कहते हैं कि 140 की चीनी हो और ये इसकी अपर लिमिट ये है रिटेल पे, तो इंश्योर कैसे नहीं करना है, इंश्योर करना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, जिसको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो आप ये मेजर्स लेंगे और वो मेजर्स उन्होंने अश्योरेंस देंगे तो तब ये चीज़ें आगे चलेंगी। हम बड़े सही सिमत पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन। लेकिन सर अगर काश्तकारों को हुकूमत या बैंक कर्जा नहीं देगी वो तो बेचारे इन्हीं सूदखोरों के पास जाएंगे ना सर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मसला है। दूसरा ये बताइए कि खाद के कारखानों को आप सब्सिडी देते हैं,
लेकिन उसका फ़ायदा आम किसानों को तो नहीं पहुंचता सर। ये बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि ये इनको सब्सिडी देने के बजाय, सेठों की जेब में पैसा जाने के बजाय ये पैसा टारगेटेड सब्सिडी जिसको कहते हैं किसानों को दे। अभी उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि टारगेटेड सब्सिडी देंगे और इनको सब्सिडी हम नहीं देंगे, ये जो खाद के कारखाने हैं। लेकिन उसमें यह है कि वो मैकेनिज्म बनाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसको कहा है कि इसको आप मैकेनिज्म इवॉल्व करें, मैकेनिज्म बनाएं। एक सवाल बताएं सर, ये गैर मियारी बीज बिला रोक टोक दरामद हो रहे हैं सर, बिला रोक टोक, जाली कीड़े मार अद्वियात की भरमार है, इसके लिए क्या कर रहे हैं सर आप? देखिए बातें आपकी काफ़ी दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो आप सीड की बात करते हैं, ये जो एग्रीकल्चर के ग्रोथ की बात हो रही है या इसको रिफॉर्म करने की बात हो रही है या इसको मैकेनाइज्ड फार्मिंग की बात हो रही है, यील्ड बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि दुनिया में यील्ड जो है वो लेट्स से अगर 80 मान है उधर बाहर किसी मुल्क में, इंडिया में भी शायद पता नहीं 40 है 50 है कितनी है, तो हमारी 30-35 है, वीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 80 तक भी है। तो अब इस गवर्नमेंट का यही ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि ये यील्ड आप बढ़ाएं इसको ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्टेबल हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हों। तो उसके लिए सीड का, सर्टिफाइड सीड का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए सीड अथॉरिटी एक बनाई है, जिसका सिर्फ एक अथॉरिटी बनाई है अभी, जिसका जो अभी प्लेस कर दी है कि जो सर्टिफाइड सीड जो है, बेहतरीन सीड जो है, सीड से कोई 10 मन के करीब फ़र्क पड़ जाता है। तो वो सीड अथॉरिटी का काम है कि जो सर्टिफाइड सीड है वो किसानों को, फार्मर को दे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस के ऊपर भी काम हुआ है, हो चुका है और इसके बेहतर नतीजे जाएंगे। अच्छा सर, राणा साहब ये बताइए, सुना है कि काबीना में रद्दोबदल होने जा रहा है, तो अगर काबीना में रद्दोबदल होना चाह रहा है, सुना है कि वज़ीर पैदावार, वज़ीर सनत, वज़ीर आपके राना तनवीर साहब जो हैं वो इस मिनिस्ट्री से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्री तब्दील हो जाए उनसे। तो सर आप क्यों खुश नहीं हैं सर इस मिनिस्ट्री से? नहीं, किस मिनिस्ट्री से? ये सर वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार से आप खुश नहीं हैं सर? नहीं, खुशी की बात नहीं, मैं उधर काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको किसी ने बताया मैं खुश नहीं काम उधर प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे हम काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोरेगेटिव है। रद्दोबदल हो रहा है ना सर, तो रद्दोबदल में ये मिनिस्ट्री छोड़कर आप, और आपने बड़ी मिनिस्ट्रियों में काम किया है सर, तो कोई और मिनिस्ट्री में भी जा सकते हैं आप हैं। नहीं, मैंने बताया कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरेगेटिव है, उनका ये अख्तियार है, वो जिस वजीर को जो जिम्मेदारी सौंपना चाहें और जिसको वजीर बनाना चाहें वो बनाएं। क्या बात है सर, बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा सर भाई ये बताएं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो PMLN के कायद हैं माशाअल्लाह, अब उनको क्या ज़रूरत है सर कि वो मुस्लिम लीग की सदारत के लिए खड़े हो गए हैं दोबारा, और आपके वो क्या कहते हैं बिला मुकाबला वो जीत भी गए हैं सर? नहीं देखें डॉक्टर साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, PMLN जो है ना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। और एक वक्त था जब उनको साकिब निसार ने या एक साजिश के तहत ये सारा किया, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला गया। इस दफ़ा किसने निकाला सर? इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर वो बन चुके थे और 4 बजे वो स्पीच भी देने वाले थे और लंदन से शुरू हुए थे और बड़े बड़े इश्तहारात हैं सर, आपने पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े हैं, बड़े बड़े नारे थे। तो वज़ीर आज़म तो बन चुके थे और जीत भी चुके थे सर एक सीट से, तो इस दफ़ा किसने उनको हटा दिया सर? उस दफ़ा तो साकिब निसार पूरी एक गैंग थी, उसमें रिटायर्ड कुछ जनरल्स भी थे, इस दफ़ा कौन था सर? डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका अपना फैसला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उनको कहा भी गया, अगले दिन शहबाज साहब ने जो तकरीर किया हमारे उनके इलेक्शन पे, और मेरा हाल या उससे पहले भी की थी, या बार बार उन्होंने बताया कि उन्होंने लास्ट मोमेंट, हम भी उधर थे, लास्ट मोमेंट में भी, अकेले में भी, हमारे सामने भी रिक्वेस्ट की कि आप बने, लेकिन वो उनका जो भी प्रोग्राम है, जो प्लान है, उन्होंने हुक्म दिया कि शहबाज साहब वज़ीर आज़म 4 बजे सुबह
स्पीच थी सर वजीर आजम की, नवाज शरीफ की। स्पीच का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है कि वो वजीर आजम नहीं बनने दिया गया या बने, ये प्योरली उनका अपना फैसला है। अगर आज भी बनना चाहे तो आज बन सकते हैं। अच्छा सर बन सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून खड़ी होती है, आप सब कहते हैं उन्हीं का वोट बैंक है, सब कुछ उनका है। अब बहरहाल अभी भी हम तो ये सवाल रखते हैं कि जी वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, जबकि वो उनको वज़ीर आज़म तकरीबन बना दिया गया था। सवाल ये है कि वो हर जगह एक बात करते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराया गया, उनकी हुकूमत के साथ ज़्यादती की गई, उनके ख़िलाफ़ गैर आइनी एक्शन हुआ, गैर कानूनी एक्शन हुआ, उनके साथ ज़्यादती की गई। जिस जगह सुनो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात करनी है। मैं हैरान हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नाम बताते हैं उन लोगों का, उन ज़िम्मेदारों का जिन्होंने एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया, जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की, गैर कानूनी गैर आइनी अमल किया। लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने कायद को इंसाफ क्यों नहीं दिलाती, उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं करती? आज भी हुकूमत है पंजाब में बेटी की और मरकज़ में भाई की। डॉक्टर साहब बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि मियाँ साहब का जो दर्द है सियासी बात में करूँ, सियासत तो ठीक है, एक सियासी प्रोसेस है, एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया वो भी आपके सामने है, वो तारीख का हिस्सा है। और जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया, मियाँ साहब को तो नुकसान पहुँचाया ही प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा के, लेकिन जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान क्या कहाँ जा रहा था, किस तरह प्रोग्रेस हो रही थी, किस तरह ग्रोथ हो रही थी, किस तरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी या सारे काम हो रहे थे, वो आपको पता। 17 की मैं बात कर रहा हूँ। जी मैं सब पाकिस्तान कहाँ है आज, मैं यही तो पूछ रहा हूँ सर। आपकी हुकूमत है, आपका कायद चीख चीख कर किससे गिला करता है कि ये कातिल हैं, ये गैर कानून तोड़ने वाले हैं, ये इलेक्टेड हुकूमत गिराने वाले हैं, ये जो इन्होंने फैसला दिया है गैर आइनी गैर कानूनी है। तो सर आपसे कह रहे हैं ना, आप हुकूमत में हैं, आप ताकत में हैं, आपके पास इख्तियार है, आप अपने कायद को इंसाफ क्यों नहीं दिलाते? मैं बताऊं कि एक तो ये आप जो बात कर रहे हैं, एक होता है कि डिवाइन जस्टिस, वो लोगों को जो आज उनकी हालत है, जो सागम निसार हो या दूसरे, मेरा छोड़े सर, छोड़े, मेरे सवाल का जवाब दें क्लियर कट। नहीं आप बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा रही, लेकिन बेनजीर को इंसाफ नहीं दिला सकी। मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी मरकज़ में भी हुकूमतों का हिस्सा रही है, अपने कायद को इंसाफ नहीं दिला सकी। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा है, एक क्या कहते हैं ये तारीख का हिस्सा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह उन्होंने साजिश की, जिस तरह बोगस केस बनाए, जिस तरह उनको हटाया, आज फिर एक्शन सर एक्शन। मुझे वजीर आजम बनाए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनका नाम लेते हैं, मैं हुकूमत में होता तो उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर देता, वरना वजारत उज़्मा छोड़ के घर बैठ जाता। नहीं आज देखिए, आज उनके मुंह पे फिर वो सर, क्या कहते हैं, सर सारे के सारे आज सर वो जो भी है वो तो कुदरत का इंतकाम है ना, वो तो कुदरत का इंतकाम है। अभी अल्लाह के पास जाएंगे तो वहां भी उनका इंतकाम होगा, कब्र में भी होगा। लेकिन सर ये आइन और कानून मौजूद है सर, अदालतें हैं, इदारे मौजूद हैं, इख्तियारात मौजूद है सर। तो वजीर आजम के पास बहुत इख्तियार है सर। नवाज शरीफ साहब गिला करते हैं जी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की बहुत एक बड़ी खूबी है एज ए ह्यूमन बीइंग कि वो माफ करते हैं। सर मैंने देखा या तो वो माफ कर दिया है तो सर फिर दोबारा उनसे कहिए कि वो किसी स्टेज पर ये बातें ना करें, बात खत्म हो गई फिर तो। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक सर। ये बताइए, ये इमरान खान, ये देखें 9 मई के आपके जो जिम्मेदारान हैं, मंसूबा साज हैं, फॉर्मेशन कमीशन में जो कोर कमांडर फॉर्मेशन मीटिंग्स हुई है कोर कमांडर्स की, इतनी बड़ी मीटिंग्स, उसमें उन्होंने कहा है किसी सूरत में 9 मई के जिम्मेदारों को हम नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उन लोगों को कैफिर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है सर? और अब तो इमरान खान के अकाउंट से ऐसी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं जो मुल्क के लिए, रियासत के लिए ख़तरा है सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो मुझे खुद ये बहुत बड़ा गिला है कि 9 मई के किरदारों को अभी तक, जब आप अमेरिका को देखें, वहाँ पे जो ट्रंप की पार्टी ने किया या उसके साथियों ने किया, किस तरह उन्होंने फैसले किए, कितनी कितनी सज़ाएँ दी। इस तरह लंदन में जिस तरह हुआ, वो राइट्स हुए, उसकी सज़ाएँ कितने दिनों में किस तरह दी, किस तरह अदालतें बनी। लेकिन 9 मई का इतना बड़ा वाक़या है जो मैं समझता हूँ हमारे उस अदारे को उसके ख़िलाफ़ साजिश थी हमारे फ़ौज पाकिस्तान जो हैं, और मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए और बहुत जल्द तेज़ी से होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उन लोगों को ज़हनों में ये इस्तराब है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये चीज़ एक अटकी हुई है कि भाई क्यों नहीं इनको सज़ाएँ दी जा रही। लेकिन साथ ही साथ जो अभी आपने बात की इमरान खान की, वो ट्वीट की, तो मैं समझता हूँ कि इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। ये तो जो वो कहता है निप द एविल इन द बड, तो ये फ़ौरन होना चाहिए ये चीज़ें। तो ये तो वज़ीर आज़म एक्शन लेंगे ना सर, ये तो इंतज़ामी एक्शन है, तो आपने वज़ीर आज़म को बोले सर एक्शन लें, खुदा के लिए। नहीं तो हो रहा है ना एक्शन, उसके उन्होंने शुरू कर दिया है, उस पर इंक्वायरी शुरू कर दिया और आप एक्शन देखेंगे इस पर इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं, मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आपके नज़र में जो इस तरह के हालात हैं, जिस तरह बानी पीटीआई की बातें और ये अकाउंट और ये डील और सहूलतकारी भी हो रही है, लोग कहते हैं मुबीना तौर पे अदालतों में, तभी तो फैसले नहीं हो रहे हैं। आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर? आखिरी सवाल है, इमरान खान का मुस्तकबिल इन तमाम बातों के बाद पाकिस्तान में क्या नज़र आता है सर आपको? देखिए, मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि इमरान खान का उस वक्त 18 में आना भी ठीक नहीं था, नहीं लाना चाहिए था इसको, जिस तरह जो भी हुआ। और उसके बाद मैं उस वक्त भी कहता था ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, नुकसान करेगा, ये कमज़ोर करेगा पाकिस्तान को। ये 18 की मेरी तकरीरें देखिए इलेक्शन में, आप उठा के देख लें, मैं कहता था ये बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में नहीं है इसका आना, ये बड़ी साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में फ्यूचर नहीं है उसका, इमरान खान का बिल्कुल उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि अभी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। कभी IMF को लेटर लिखता है, कभी किसी तरह डिस्टेबलाइज करता है, कभी मुजीबुर रहमान की मिसालें देता है, कभी वहाँ पे उसका चीफ मिनिस्टर जिस तरह की बातें करता है KPK में। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी तरीके से भी अब किसी को शक व शुबा नहीं है, सिवाय कि चंद लोग हैं लगे हुए हैं उसके पीछे। ये भी एक मिथ है, ये एक बहुत बड़ा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तशनगी रही किसी स्टेज में, और चीनी के मसले पे आगे चल के हम ज़रूर आपके साथ एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, ये तराना तनवीर साहब, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।